Hello everyone, I welcome you all to Major HS Khalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. In today's class, we are going to do one geography test, right? ताकि हम देख सकें तैयारी किस लेवल पे पहुंची है हमारी. Also, it's important कि on and off जब भी आपको समय मिले, you practice questions so that you are in that habit of solving multiple choice questions. And इस पर्टिकुलर टेस्ट में ज्योग्राफी का जो भी सिलेबस है उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं, राइट? और वन बाय वन हम इनको पढ़ के सॉल्व करेंगे, राइट? इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, इंडिया हैज इनिशिएटेड डायलॉग्स विद द सो कॉल्ड लिथियम ट्रायंगल. नाउ आजकल क्योंकि बैटरी रन जो है, चाहे व्हीकल्स हैं चाहे अदरवाइज बैटरी का जो यूजेज है उसको लेकर जो इतना इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, उनको लेकर एक लिथियम ट्रायंगल हमें सामने देखने को मिलता है. लिथियम ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं है, दीज आर द 3 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका विच प्रोड्यूस मेजरली, जो दुनिया का जो मेजर अमाउंट है, जो मेजर लिथियम रिजर्व्स हैं वो इन 3 कंट्रीज के पास हैं. कंट्रीज अगर आप देखें, हमें इनमें पूछा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिथियम ट्रायंगल. तो नॉट इंक्लूडेड में अगर आप देखते हैं तो चिली है, then Argentina है and then Bolivia है. So Brazil obviously will be left behind since Brazil is not a part of the lithium triangle. और थोड़ा बहुत lithium वहाँ भी मिलता है, but lithium triangle की specifically बात करें तो चिली, अर्जेंटीना and Bolivia, these are the 3 South American countries जहाँ पर lithium दुनिया में सबसे ज़्यादा है, right? Okay, then we move on to the next question that reads, Which of the following archipelago? Archipelago क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है किसी भी एक ओशन में. अगर जगह जगह इस तरह के आइलैंड्स दिखते हैं हम इसको एक आर्चिपेलागो बोल देते हैं, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चिपेलागो इज डिजाइन्ड एज अ रामसर साइट? नाउ रामसर साइट क्या है? एक्चुअली एक रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था. रामसर एक जगह है ईरान में, एक जगह है ईरान में. 1975 में क्या हुआ, यहाँ पर एक रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था जो आप पाते हैं कि वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया था, राइट? नाउ आप पाएंगे कि ये वेटलैंड होता क्या है. वेटलैंड आप पाते हैं एक स्वम्पी मार्शी रीजन होता है जिसके अपने प्लांटेशन, अपनी वेजिटेशन होती है जहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं. एक डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम होता है और इनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज ऑफ द द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर रीजंस यहाँ पर अक्सर वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन, जो फ्लोरा फौना है, उसको खतरा रहता है. इस खतरे से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रामसर कन्वेंशन जो है साइन किया गया था. सो वेटलैंड्स की प्रोडक्शन के लिए जो रामसर कन्वेंशन साइन किया था, पूछा है इनमें से कौन सा आर्चिपेलागो इज अ रामसर साइट? तो यहाँ पर आप देखें इंडोनेशियन आर्चिपेलागो ऑल्दो इम्पोर्टेंट बट इज नॉट अ रामसर साइट. ब्रिटिश आइल्स भी नहीं है. स्टॉकहोम आर्चिपेलागो है. स्टॉकहोम आर्चिपेलागो आप पाएंगे नॉर्थ सी में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आप स्वीडन और इन कंट्रीज के पास में स्टॉकहोम आर्चिपेलागो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रामसर साइट है. नॉर्वेजियन आर्चिपेलागो को लेकर भी शायद दो लोग इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज रहे होंगे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. एंड नॉट टू फॉरगेट द रामसर कन्वेंशन साइंड इन ईरान इन 1975. यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन 3 ने, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर आइलैंड्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? ओके, तो माजुली आइलैंड तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डिपोजिशनल आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल बीचों बीच है, इसमें तो कोई डाउट की दिक्कत ही नहीं. दिब्रू सखोवा बहुत फेमस क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, तो दिब्रू सखोवा भी बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के हम पाते हैं इस पर ही है, बैंक्स पर. देन उमानंद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, आई थिंक लास्ट टेस्ट जो हमने कवर किया था उसमें भी वी टॉक्ड अबाउट उमानंद इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट. सो उससे आपको याद होगा कि ब्रह्मपुत्र के जो है बैंक पर ही उमानंद आपको मिलता है. एंड देन श्रीरंगम. श्रीरंगम नाम से ही पता लग रहा है आपको साउथ इंडियन एक आइलैंड, एक साउथ इंडियन नेम लग रहा है, द्रविडियन नेम लग रहा है, एंड दिस इज इन तमिलनाडु. और ये भी एक रिवराइन आइलैंड ही है बट ये तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर के ऊपर स्थित. इसका मतलब ये ब्रह्मपुत्र पे स्थित नहीं है. हमें क्या पूछा था, कौन सा नॉट लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? तो आप पाते हैं ये तीनों ही आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड श्रीरंगम इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र. इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज? नाउ देखिए
खास करके जो डिफेंस एग्जामिनेशंस देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको एटलीस्ट ये बेसिक क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करने चाहिए. दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन द एग्जाम एंड मेक श्योर यू ऑलवेज गेट देम राइट. नाउ यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे बिटवीन 7, 8, 9. नाउ व्हाई, क्यों? यहाँ पे पहले तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को. ये बोल रहा है हाउ मेनी इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर. इसका मतलब जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे मालदीव्स हैं, जैसे श्रीलंका है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे. हम सिर्फ लैंड बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं. विद हाउ मेनी कंट्रीज. ठीक है. अब बहुत लोग अफगानिस्तान को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि अफगानिस्तान तो क्योंकि पीओके की वजह से हमारे टच में ही नहीं है तो क्या वो पार्ट है. देखिए पीओके भारत का ही है. अगर आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हम लैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पीओके भारत का पार्ट ही नहीं है. POK is very much a part of India. You have to always count it as a territory of India. There's no doubt about it, right? So that means जो land borders करने वाले, share करने वाले states हैं, they are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar और बांग्लादेश. So in total we have 7 land neighbors. अगर सारे neighbors की बोले all neighboring countries तो इन 7 में ज्वाइन हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव्स. सो इन टोटल वी हैव 9. टॉकिंग अबाउट लैंड वी हैव 7 बॉर्डर्स. राइट. दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी ऑप्शन बी. ऑल राइट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ. तो हमें कैसे चलना है? नॉर्थ से साउथ चलना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स. सो हमें नदियां, ये भारत के ड्रेनेज सिस्टम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नदियों के बारे में पूछा है. पूछा क्या है? सबसे पहले सबसे नॉर्थ वाली रिवर देखनी है और फिर सबसे साउथ वाली. शोक, स्पीति, जांस्कर, सतलुज. शोक, जांस्कर, स्पीति, सतलुज. जांस्कर, शोक, सतलुज, स्पीति. अब देखिए इसमें आप पा रहे हैं सतलुज तो सबसे साउथ में है ही है, नहीं, जो हिमाचल और पंजाब में से बह के जाती है. जांस्कर ऊपर है, शोक भी ऊपर है. देखिए इनमें सबसे ऊपर आती है शोक रिवर. कौन सी रिवर? शोक रिवर. ठीक. उसके बाद में आती है आपकी जांस्कर रिवर. उसके बाद आप मार्क करेंगे जांस्कर. ठीक है. ये दोनों ही आप पाते हैं लद्दाख में ऊपर अपर जो हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं उनका पार्ट है. फिर आती है स्पीति. स्पीति नदी अगर पाएंगे ये हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है. और लास्ट में आएगी हमारी सतलुज. राइट. तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएंगे तो ये इनका क्रम रहेगा. शोक, जांस्कर, स्पीति और सतलुज. शोक, जांस्कर, स्पीति और सतलुज. इसका मतलब है ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट वन. राइट. ओके. शोक, जांस्कर, स्पीति और सतलुज. और ये सारी ही किसका पार्ट है? दे आर अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. दे आर अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम. इंडस जिसको हम हिंदी में कहते हैं इसको सिंधु नदी. चाइना में एक भोकरचू ग्लेशियर है. क्या नाम है ग्लेशियर का? भोकरचू ग्लेशियर. भोकरचू ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, फिर ये भारत में आती है, लास्ट में पाकिस्तान में चली जाती है और अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी. ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे. राइट. ओके. देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which of the following states. गुजरात. गुजरात में से तो डेफिनेटली जाता ही जाता है, तो ये तो हमें पता ही है. छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से भी जाता है. फिर है यूपी. यूपी में से नहीं जाता है, यूपी बहुत ऊपर है. राइट. तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से जाता है. सब में से झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी बहुत ऊपर रह जाता है, नॉर्थ में है. तो आप पाते हैं 1, 2 and 4. Do we have an option? Yes. Option C will be the correct answer. Actually, Tropic of Cancer क्या है? देखिए जो हमारी ग्लोब है जो कुछ इस प्रकार से है, तो ग्लोब में आप पाते हैं एक है आपका 0 डिग्री. राइट. 0 डिग्री के यहाँ से आप पाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के बीच में से निकलता है. राइट. और 23.5 पे आता है आपका साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. राइट. तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. और इसी वजह से आप पाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो इस तरफ इक्वेटर की तरफ जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और नॉर्थ इंडिया को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन. राइट. क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य में से निकलता है.
राइट ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब हमें पहले ईस्ट वाला प्लेस बताना है और फिर वेस्ट वाला बताना है। ऑप्शंस में क्या दिया है हमें? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद आपको पता है पश्चिम बंगाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है मुर्शिदाबाद। गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में आ जाती है, राइट। इसका मतलब ये ज़्यादा ईस्ट में है। भोपाल तो आप सभी को पता ही है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, राइट। एंड देन भावनगर, भावनगर हमारा है गुजरात में। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको पता है वेस्ट बंगाल सबसे ईस्ट में है, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात। तो 1 2 3 4, यस दैट वुड बी ऑप्शन ए। इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए हैं, मैप क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। आई थिंक आई हैव सेड इट सम 500 times by this time that there are 3 pillars of geography: the concepts, the facts, and then last में maps. And this is one map question. इसके पहले जो topic of cancer का question था, that was also a map question. All right, then we talk about again the third map question, that is question number 8. Which among the following states are the largest and smallest state? छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक ठाक एरिया है छत्तीसगढ़ का। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ही छोटा है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट में तो 4 आएगा, है ना। तो 4 आएगा तो या तो सी होगा और या तो बी होगा। दोनों में, एक में 1 है, एक में 3 है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में से आपको पता ही है लार्जर एरिया आंध्र प्रदेश का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। दैट मीन्स करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। दिस इज आर करेक्ट आंसर। ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो हमें सबसे बड़ा स्टेट और सबसे छोटा स्टेट पूछा है। Then we talk about next question, question number 9. Which among the following matches the type of earthquake resistance and the place that are correct? देखिए, जिन एरियाज में आमतौर पर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थक्वेक आपको पता है शेकिंग ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ सम सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अंडर द ग्राउंड। नाउ ऐसे एरियाज जो आमतौर पर जहाँ अर्थक्वेक आता रहता है, ऐसे एरियाज में आप पाएंगे वहाँ की जो लोकल आर्किटेक्चर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय the local architecture is influenced by the पॉसिबल डैमेज जो हो सकता है अर्थक्वेक में, राइट। इसका मतलब है कि वो उस हिसाब से ही एडजस्ट कर लेते हैं। वहाँ के घर में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो वैसा ही बन जाता है। वहाँ के घर का जो आप आते हैं जो कंस्ट्रक्टिंग टेक्निक्स हैं वो भी उस हिसाब से बदल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर दिए हैं कुछ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और पूछा है कौन से एरिया से मैच्ड है, ठीक के नहीं मैच्ड है ना। अगर यहाँ पाएंगे ब्रिक नॉक्ड वुड फ्रेम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप पाते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनमें वुड का प्रयोग होता है, काफी भारी मात्रा में वुड इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स भी होती हैं बट उसके साथ वुड का यूज किया जाता है ताकि जो है घर अर्थक्वेक के जो 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 शेकिंग है उसको हैंडल कर ले। तो एक तो हमारा ठीक है। फिर है धज्जी। धज्जी एक्चुअली जम्मू कश्मीर का है, सिमिलर ही टेक्निक है धज्जी और ब्रिक नॉक वुड फ्रेम में। धज्जी में भी वही है कि लकड़ी और ईंट का मिलाकर एक घर बनाया जाता है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। तो 1 2 तो पक्का ही है। इसका मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। भोंगाज, भोंगा गुजरात में होते हैं और बिल्कुल गुजरात में भी अर्थक्वेक क्योंकि ठीक ठीक आते हैं। गुजरात में क्या होता है, सिलेंड्रिकल घर बनाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये, लिविंग स्ट्रक्चर्स जिनको भोंगा बोला जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल झोपड़ी जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। एकरा, एकरा असम में होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब फिर सारे ही सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एकरा क्या होता है? एकरा में बैम्बू का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो बैम्बू के यूजेज की वजह से ओवरऑल ये आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर है ये कैसा रहता है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रहता है। इसलिए आप पाते हैं चारों ही हैं और चारों का एरिया भी ठीक है। और अब आप समझ भी चुके हैं कि ये चारों क्या है। इसमें वुड और ब्रिक्स, इसमें भी वुड और ब्रिक्स, इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स और इसमें क्या है, बैम्बू का यूजेज। तो चारों ही ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है और ये चारों भारत के अलग अलग 4 हिस्सों से आते हैं, राइट। ओके, विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा पासेस से। सो दैट्स अ मिक्स ऑफ मैप्स एंड फैक्ट्स आई वुड से। देखते हैं, अघिल पास पहला है, विच ऑफ द वन आर लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। हमें जम्मू कश्मीर बताना है। ऑल्सो अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से अलग हो गया है आफ्टर द 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका मतलब है कि अब जब बोला जाए जम्मू एंड कश्मीर तो आप लद्दाख के में जो भी चीजें हैं वो आप जम्मू कश्मीर में काउंट नहीं करेंगे, राइट। ओके, सो हमें
जम्मू कश्मीर का स्ट्रिक्टली बात करना है और अघिल पास जैसे अभी आपने देखा तो अघिल पास एक्चुअली लद्दाख में है। इसका मतलब क्या हम उसको काउंट करेंगे यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। ऑल राइट, देन वी टॉक अबाउट द बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल पास तो आप पाते हैं जम्मू एंड कश्मीर का ही है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही होगा। खारदुंगला पास अगेन आप पाते हैं लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट पास है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पेंसिला भी जम्मू कश्मीर में है, तो इसका मतलब नंबर 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 विल बी आर करेक्ट आंसर्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर लेक्स आर सिचुएटेड इन द थार डेजर्ट? आपको पता ही है डेजर्ट में आमतौर पे सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं। सॉल्ट वाटर लेक्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्लाया। प्लाया क्या होता है? एक टेम्पररी शॉर्ट वाटर लेक बन जाता है डेजर्ट्स में। हालांकि सून बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन प्लाया जो है खाली भी हो जाता है। एनीवे, थार डेजर्ट में पूछे सांबर लेक। सांबर बहुत बड़ा सॉल्ट लेक है, ये हम सभी को पता है, तो 1 तो होना ही होना है, तो इसका मतलब सी तो आउट ऑफ द विंडो। देन पचपाद्र, ठीक है, पचपाद्रा भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट लेक है, 1 2 भी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाता है। थाल चप्पर, थाल चप्पर एक्चुअली एक राजस्थान में चुरू जिला है, उसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट वहां पर सॉल्ट वाटर लेक है ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजस्थान में ही है, मगर ये सॉल्ट वाटर लेक बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 हटा देंगे हम। ये भी गया, हमारे पास आंसर आ ही गया वैसे तो, मगर फलौदी जो है, फलौदी भी राजस्थान में ही एक छोटी सी जगह है, बट आप और डेजर्ट में ही आता है, मगर यहाँ पर भी सॉल्ट वाटर लेक नहीं है कोई, तो इसका मतलब सॉल्ट वाटर लेक 2 ही यहाँ पे हैं इन ऑप्शंस में से, सांबर और पचपादरा। ठीक है, ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इज टॉकिंग अबाउट बारबाडोस, दैट मींस वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका सवाल है। बारबाडोस इज लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? बारबाडोस आप पाते हैं जिस तरह हमारा ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और नीचे हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, बीच में सेंट्रल अमेरिका आ जाता है, इस एरिया में बारबाडोस नाम का एक जगह है, तो इसका, और ये कौन सा ओशन हो जाएगा? टू द ईस्ट हम है हमारा अटलांटिक ओशन, ये आपका बारबाडोस की लोकेशन। ठीक है, सो दैट इज योर कंट्री कॉल्ड बारबाडोस। नंबर 13, विच 2 नेशंस शेयर चांगमाई माउंटेन्स? अभी पहली बात तो पूछा क्यों है? ऐसे क्या हम दुनिया के सारे माउंटेन्स याद करने बैठ जाएं फिर छोटे मोटे? नहीं, इसलिए पूछा है क्योंकि करंट अफेयर्स में दोनों देश डेली मेंशन्ड होते हैं, और पर्टिकुलरली उनकी सिक्योरिटी को लेकर चांगमाई माउंटेन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये 2 देश हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनके बीच में आता है चांगमाई माउंटेन्स, और इसीलिए चांगमाई माउंटेन्स को यहाँ पर आपसे सवाल के रूप में पूछा गया है, क्योंकि आपको दुनिया की हर माउंटेन रेंज याद करनी है, ऐसे तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा आपका कभी, राइट। तो इसका मतलब है आपको जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है दुनिया की वो जरूर से आनी चाहिए, इसमें से एक है चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो हमारा चांगमाई माउंटेन्स सेपरेटिंग चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। On what basis did Köppen? Okay, that is climatology then. Köppen का actually climatology में बहुत important contribution है, क्यों? क्योंकि उन्होंने climatology में climate classification की एक scheme दी है of different regions of the world। उन्होंने क्या किया है, vegetation मेन रूप से vegetation के आधार पर और latitude के आधार पर उन्होंने दुनिया को classify किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन उन्होंने मान लीजिए ये ग्लोब उठाई, और इस ग्लोब में उन्होंने बोला कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरियाज हैं इनको हम ए अल्फाबेट से बोलेंगे दोनों हेमिस्फीयर में, राइट। यहाँ पर ए माने हो गया ट्रॉपिकल, राइट। देन ही सेड इन द नेक्स्ट वन वी हैव बी स्टूड फॉर ड्राई, मतलब यहाँ वेजिटेशन कैसी है, ड्राई। उसके बाद में उन्होंने बोला सी, यहाँ आ जाती है आपकी टेम्परेट, राइट। टेम्परेट कौन सी, जो मेडिटेरेनियन रीजन्स में टेम्परेट वेजिटेशन होती है। उसके बाद में आता है आपका डी से आता है कॉन्टिनेंटल, जो अपर कनाडा और रशियन रीजन्स है, और ई में आ जाता है पोलर रीजन, नॉर्थ पोल इस केस में, और यहाँ पर तो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा बी, सी, डी और ई। तो ये एक क्लासिफिकेशन की स्कीम उन्होंने दी थी, ए फॉर ट्रॉपिकल, बी फॉर ड्राई, सी फॉर कॉन्टिनेंटल, सी फॉर टेम्परेट, डी फॉर कॉन्टिनेंटल, ई फॉर पोलर, राइट। ये क्लासिफिकेशन स्कीम उन्होंने वेजिटेशन एंड डेफिनेटली लैटिट्यूड आप देख ही सकते हैं, लैटिट्यूड है।
हावेवर बहुत सोर्सेज ये बोलते हैं कि लैटिट्यूड उन्होंने नहीं बोला था, वो ठीक है, वो सारी वेजिटेशन सेम ही लैटिट्यूड पे आती है तो मान लेते हैं। एनीवे क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड द क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन व्हाट बेसिस, अगेन बेसिस ही पूछा है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, वेजिटेशन। देखिए अगर आप बहुत टेक्निकल होना चाहते हैं तो हमें पिक करना चाहिए ऑप्शन 3, बट अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो आपका लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, वेजिटेशन तीनों आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर टेक्निकली आप बात करेंगे टेक्निकलिटी की, देन द करेक्ट वन शुड बी ओनली 3। हालांकि अगर ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है क्योंकि लैटिट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली, बट इफ यू गो बाय द से द facts, then I think option C shall be the most correct answer, right? Okay, then we move on to the next question. We've completed 14 question and now on to the 15th. Which among the following statements are correct about ocean current? आपको पता है ओशन करंट एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ओशंस में, जिसमें ओशन का पानी ऐसे गोल 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 घूम रहा है। मान लीजिए आप एक बकेट लेते हैं, बकेट ऑफ वाटर, एंड देन आप उसको हाथ से उस पानी को घुमाने लग जाए तो उसमें पानी कैसे गोल 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 साइकिलिंग घूमने लगता है। हमारे ओशंस का वाटर भी एक्चुअली शायद दिखे ना आपको ये आंखों से, मगर ओशन का वाटर भी ऐसे गोल 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 घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि इक्वेटोरियल वाटर्स आर वार्म, पोलर वाटर्स आर कोल्ड। इक्वेटर से जो गर्म पानी है वो पोल्स की तरफ जाना चाहता है, पोल्स का ठंडा पानी इक्वेटर पे आना चाहता है, राइट? इसके अलावा सैलिनिटी में भी डिफरेंस होते हैं। सैलिनिटी क्या होती है? पानी में नमक की मात्रा कितनी है। इक्वेटर पे नमक की मात्रा ज्यादा होती है, पोल्स पे नमक की मात्रा कम होती है। इसका मतलब इक्वेटर हैज सॉल्टी वाटर, पोल्स हैव फ्रेश वाटर। सो इक्वेटर से सॉल्टी वाटर पोल्स की तरफ, पोल्स का फ्रेश वाटर इक्वेटर की तरफ। तो ग्लोबली आप पाते हैं ये ओशन का पानी ऐसे गोल 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 घूम रहा है, इसी को हम कहते हैं ओशन करंट। ओशन करंट दो होती हैं, वार्म और कोल्ड। इक्वेटर से जा रहा है तो वार्म करंट, पोल से आ रहा है तो कोल्ड करंट। एनीवे यहाँ देखते हैं हमें क्या पूछा है ओशन करंट का। नाउ दैट वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ओशन करंट, warm currents flow from equatorial regions towards polar region and hence have a higher surface temperature. Common sense. If you just know what are ocean currents, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। They flow in the anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere. Now here is the catch. मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, right? And then here is a Mediterranean Sea, this is Africa, and then India, and then say the rest of the world. Fine. And then you see say the equator passes somewhere over here. Equator यहाँ से नीचे से जाएगा, right? अब होता क्या है, यहाँ से जो warm waters हैं वो इस तरफ जाएंगे, यहाँ से warm waters भी इस तरफ जाएंगे. Now what happens in the northern hemisphere? Deflection is always towards right side. In the southern hemisphere, ये जो यहाँ से ओशन करंट का पानी जा रहा है, डिफ्लेक्शन वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को वाटर मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है, राइट? तो मूवमेंट कैसा है? इस तरफ, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ऐसे, इसका मतलब है क्लॉकवाइज, right? So it's actually the opposite and that's why it is wrong. It's always clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. That means only statement 1 will be the correct statement. So option A is the correct one, right? Okay, with that we move on to question number 16. We have completed 15 questions. Congratulations to you and congratulations to me. 20 more questions to go. Let's do them one by one. Which among the following factors are involved in the formation of race? Race एक important, you must have heard of racial discrimination, right? So basically people identify with a certain race, जैसे आर्यन रेस है, नेग्रिटो रेस है, अलग अलग रेसेस होती हैं। तो ये जो रेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हमसे पूछा है। म्यूटेशन, बिल्कुल जेनेटिक तौर पर अगर कोई म्यूटेशन होती है, कोई नई वेरिएशंस आती हैं, सो ऑफ कोर्स दे कैन ऐड डिफरेंसेस इन द रेस। म्यूटेशन तो होगा ही होगा, राइट? नेचुरल सिलेक्शन भी ठीक है। अगर जो लोग, जैसे हम बोलते हैं बेसिक इवोल्यूशन की थ्योरी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है कई बार, मे बी कोई नए वायरस की वजह से या कोई बैक्टीरिया की वजह से
बेसिकली पॉपुलेशन के एक पार्ट का सफाया हो जाना और बाकी के लोगों का सर्वाइव करना, इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेस, 1 2 तो होगा ही होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अगेन कैन कंट्रीब्यूट टू रेशियल वेरिएशंस। तो जेनेटिक मेकअप अगर उसमें कोई चेंज आता है, अगेन 1 2 3 ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट, इसका मतलब या तो बी होगा या ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। माइग्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लीजिए एक जगह से एक जनता, एक ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन उठ के माइग्रेट कर जाती है, तो नई जगह से वो एक्सपोज होंगे, नए एनवायरनमेंट से, नई फ्लोरा, नया फौना, और उसको चलते वहाँ पर उसके चलते हो सकता है कुछ उस रेस में चेंजेस आए, राइट। उनके कोई स्किन में, उनके स्किन कलर में या बॉडी के किसी भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो यू सी रेस के बेसिस पर वहाँ चेंजेस आ सकते हैं। माइग्रेशन कैन अफेक्ट चेंज, राइट। एंड देन कम्स आइसोलेशन। अगर एलियनेशन हो जाए कुछ लोगों का एक अलग एरिया में, एक सर्टेन आइलैंड पर मान लीजिए रखा जाए, बाकी के लोग अलग तरीके से इवॉल्व करेंगे, ये लोग अलग तरीके से इवॉल्व करेंगे। एलियनेशन, आइसोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब पांचों ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस। इसका मतलब हम चूज करेंगे ऑप्शन डी और कैंसिल आउट कर देंगे ऑप्शन बी को। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ओशन करंट्स? सरफेस करंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन द ओशन। ओके, ठीक है ये बात आपकी। सरफेस वाटर ज्यादा अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन, बिल्कुल सरफेस का जो ऊपर 400 मीटर, दोनों ही फैक्ट्स हैं एज आई से कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड मैप्स। तो ये आपके आते हैं क्रूड डायरेक्ट फैक्ट्स, और ये दोनों ही फैक्ट्स हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। व्हाट आर ओशन करंट्स? देयर आर वार्म एंड cold types of ocean currents, and those of you who want to learn a little extra today, maybe learn about the currents of the North Atlantic Ocean gyre, right? You'll get to learn some very interesting facts about the Sargasso Sea, about say the North Atlantic drift. Anyway, coming back to this, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें क्या पूछा है? हमें करेक्ट ही पूछा है, इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट स्टेटमेंट बता देंगे, राइट। ओके, उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन 18 के तरफ। क्वेश्चन 18 क्या पूछ रहे हैं हमसे? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अल नीनो एंड ला नीना? ओके, पहली बात तो आप समझेंगे ये है क्या। ये टर्म्स आपने शायद इतनी बार सुनी होंगी और इतनी बार समझी होंगी और फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि द नेचर इज सच। अल नीनो एक्चुअली दोनों ही स्पेनिश भाषा से लिए गए शब्द हैं। अल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय। अल नीनो का क्या मतलब है? लिटिल बॉय। एंड ला नीना का क्या मतलब है? ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल, राइट। सो लिटिल बॉय एंड लिटिल गर्ल। अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी में अल नीनो और ला नीना का असर क्या होता है? देखिए, अल नीनो जिस साल भारत में आता है उस साल भारत में ड्रॉट पड़ जाता है। क्या होता है? ड्रॉट लाइक कंडीशन, क्योंकि बारिश आती ही नहीं है, मानसून बहुत वीक होता है। तो इसका मतलब है ये सिग्निफाई करती है वीक मानसून इन इंडिया। वीक मानसून का मतलब है लेस रेनफॉल। फिर लानीना, लानीना जिस साल आता है भारत में आ जाती हैं फ्लड्स, ठीक। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून। एक है नॉर्मल मानसून, नॉर्मल से कम बारिश आई तो अल नीनो, नॉर्मल से ज्यादा आई तो लानीना, राइट। दैट मीन्स फ्लड्स आती हैं, और फ्लड्स आने का मतलब है स्ट्रॉन्ग मानसून, राइट, हेवी रेनफॉल इन द मानसून सीजन। हर 3-4 साल से होने वाला जो फ्लक्चुएशन इन द पैसिफिक ओशन, उसकी वजह से होता है अल नीनो और ला नीना। नाउ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो एक होता है नॉर्मल मानसून, बहुत ज्यादा बरसा तो ला नीना बोलेंगे, बिल्कुल ही नहीं बरसा तो अल नीनो बोलेंगे। ओके, एनीवे स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। अल नीनो इज एन इन्वेजन ऑफ कोल्ड सरफेस वाटर अकरिंग every few years around the Christmas time, and it depletes the catch of fish. Actually, it is not an invasion of cold surface in the West Pacific. और ये हम बात कर रहे हैं particularly कौन से एरिया की? ईस्ट पैसिफिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ईस्ट पैसिफिक में अल नीनो के टाइम क्या होता है? अल नीनो के टाइम पर कोल्ड की जगह वार्म वाटर आ रहा होता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक। During the La Nina, the sea surface temperature in the central and western Pacific rises above the normal. Actually, it does not rise, it declines.
अगेन इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ये है आपके अल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट मिला ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शंस हमारे थे। ठीक है, now we move to question number 19. Which among the following statements are correct about the porosity of the soil? Porosity of the soil का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सॉइल है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, इसको बोलते हैं पोरस। सॉइल में गैप ज़्यादा होगा और नॉन पोरस में सॉइल कम होगा। पोरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी सॉइल में, वाटर का मूवमेंट उतना अच्छा होता है, पर्कुलेशन उतना बेहतर होता है, एग्रीकल्चर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। A soil with high organic content leads to have low porosity. नहीं, actually high porosity. क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होता है वहाँ पोर्स क्रिएट करता है, और उन पोर्स के होने की वजह से पोरोसिटी तो बढ़ेगी ना, कम कैसे हो जाएगी? तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल, राइट? इसका मतलब है मटेरियल के टोटल वॉल्यूम में कितना जो स्पेस है वो पोर्स ने लिया हुआ है, इसको हम कहते हैं पोरोसिटी। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो आप पाते हैं स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट। ये चीज चेक कर लेनी बहुत जरूरी है, कई बार नॉट करेक्ट पूछा होता है, आप उसको करेक्ट मार्क कर देते हैं। सो मेक श्योर यू सेलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट हमारे पास है ओनली 2 and that's why option B will be the correct option. All right, let's talk about question number 20. Consider the following statements with reference to diastrophism. Okay, diastrophism क्या होता है? पहली बात तो इसे समझेंगे। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब है किसी भी प्रकार के स्लो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। नाउ एंडोजेनिक क्या होता है, जियोमॉर्फिक क्या होता है? स्लो तो हमें पता ही है। जियोमॉर्फिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा चेंज जो धरती के फॉर्म को चेंज कर दे। जियोमॉर्फिक मतलब अर्थ का मॉर्फोसिस कर दे। तो जो भी ऐसा फोर्स जो अर्थ के फॉर्म को चेंज कर दे उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक चेंज। फिर आता है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक माने अर्थ के अंदर लगने वाला फोर्स। एक्सोजेनिक क्या होगा? जो अर्थ के बाहर लगने वाला फोर्स है। स्लो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो होगा फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। जैसे आपको पता है हिमालयाज जो है दो प्लेट्स के कन्वर्ज करने से बने ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालयाज अचानक से बन गए धीरे धीरे बने? धीरे धीरे बने। इसका मतलब है यस दे आर स्लो। हिमालयाज की जो प्लेट है वो धरती के अंदर से उनको पुश लग रहा है मूव होने का, इसका मतलब है ये धरती के अंदर लग रहे हैं, एंडोजेनिक है, और वो धरती के फॉर्म को भी चेंज करते हैं, राइट? यहाँ पर एलिवेशन बढ़ गया है, इसका मतलब है ये जियोमॉर्फिक भी है। सो स्लो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, और इसी को हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। मतलब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज इज एन एग्जांपल ऑफ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, राइट? ओके, देन बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इन्वॉल्व्स माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सिवियर फोल्डिंग and affects long and narrow belts. बिल्कुल correct statement. It involves uplift or warping of large parts of the earth's crust. बिल्कुल अपलिफ्टमेंट ये इस तरीके से चलता रहता है। डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? यही है कि उबड़ खाबड़ हो जाना टेरेन का, या जैसा भी था उससे बदल जाना, राइट? सो डेफिनेटली एपिरोजेनेसिस एंड ओरोजेनेसिस आर द पार्ट ऑफ डायस्ट्रॉफिज्म। एपिरोजेनेसिस एंड ओरोजेनेसिस दोनों ही पार्ट हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए एपिरोजेनेसिस क्या होता है? एपिरोजेनेसिस यूँ समझेंगे एक लार्जर स्केल का फिनोमिना है, ओरोजेनेसिस एक स्मॉलर स्केल पे फिनोमिना है। एपिरोजेनेसिस सिंपली मींस अपलिफ्टमेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द टेरेन ऑफ अ प्लेस, राइट? ओरोजेनेसिस क्या है? ओरोजेनेसिस में मतलब प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ आना या प्लेट्स का एक दूसरे से दूर जाना, इसको बोलते हैं फोल्डिंग, मतलब प्लेट्स का एक दूसरे के पास आना, और फॉल्टिंग मतलब प्लेट्स का दूर जाना। तो फोल्डिंग फॉल्टिंग क्या हो गए? ओरोजेनिक। तो इसका मतलब हिमालयाज कहाँ आ गए? ओरोजेनिक में। एपिरोजेनिक का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, सो इसका मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू इज एन एपिरोजेनिक प्रोसेस।
फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज इज एन ओरोजेनिक प्रोसेस, राइट, और ये दोनों ही पार्ट होते हैं डायस्ट्रॉफिज्म का। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल बेहतरीन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल भी नहीं, इजी स्टेटमेंट्स। 20 questions we have completed, 15 more to go. Let's see. Question number 21 reads, which among the following are the macronutrients in the soil? देखिए, सॉइल जो होता है, सॉइल में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भारी मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, राइट। तो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे जिंक है, लेड है, क्लोरीन है, और मैक्रो का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपके फेमस एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। एनीवे, लेट्स सी, हमें पूछा है कौन से मैक्रो हैं। क्लोरीन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन कहाँ आता है, माइक्रो में, तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 नहीं होगा तो ये भी गया और ये भी गया, 50-50 तो आप इसी में पहुंच गए। देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो फेमस ही है, एनपीके, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। 2, 3, 4 डेफिनेटली है ही, दोनों स्टेटमेंट्स में है। कैल्शियम भी बिल्कुल यही होता है, मैक्रो, राइट। इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, right? So with that, our 21st question is also done. Let's move forward. Which of the following countries form the coastlines of the Wadden Sea? Wadden Sea आप पाते हैं आपका यूरोप में है, ठीक है। ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहाँ से आ गया यूरोप में, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डेनमार्क हो सकता है, कोस्टा रिका, होंडुरास, ये अगेन अमेरिका में चले गए, ये भी नहीं होगा। यूएस, मैक्सिको, ये अगेन नहीं होगा। सिंपल, अगर आपको इतना भी पता हो दुनिया में कि वार्डन सी यूरोप में है, यू वुड नो। डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इनसे ये सराउंडेड है। सिंपल डायरेक्ट मैप क्वेश्चन। आप एक काम कर सकते हैं, टेक द वर्ल्ड मैप एंड मार्क द मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ऑन इट, एंड यू विल नेवर गेट सच क्वेश्चंस रॉन्ग, राइट। तो सिंपल सा वार्डन सी जो है आपका नॉर्थ सी का पार्ट है, यूरोप में ही आपको सी मिलेगा। What are the people of mixed black and Indian blood? Okay, so black people, इंडियन पीपल, इनका मिक्स जो लोग हैं उनको साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? वैसे बहुत फेमस है, आपने अगर मूवीज में देखा होगा या कोई पॉपुलर टीवी शोज में भी ये टर्म सुनी होगी, ज़ैम्बोज, ठीक है, ये इनके लिए टर्म है। बाकी हमें जो ऑप्शन में दिए हैं, सेमाइट्स, ये अरबी लोग होते हैं, अरब वर्ल्ड से जो है वास्ता रखते हैं। जुनी, जुनी लोग वो होते हैं जो जुनी रिवर के ऊपर रहते हैं या उस एरिया में मिलते हैं, मेक्सिको के आसपास। मसाई, ये अफ्रीकन लोग हैं। सेमाइट्स अरब वर्ल्ड के साथ साथ आप पाएंगे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें भी मिलते हैं कुछ लोग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी मिलते हैं, राइट। और मसाई लोग जो हैं, मसाई लोग अफ्रीका में, मसाई मारा आपने नाम सुना ही होगा। अफ्रीका में पर्टिकुलरली अगर मैं आपको जगह बोलूँ तो केन्या, केन्या में मिलते हैं मसाई लोग। दीज आर वेरी टॉल नेग्रिटो ट्राइब्स। तो ये अलग अलग जगह के लोग हैं, और हमें जो आंसर चाहिए वो है ज़ैम्बो। ये लोग कौन है? जो ब्लैक एंड हमारे जो इंडियन लोग हैं उनके जो मिक्स्ड चिल्ड्रन हैं उनको ज़ैम्बो एक टर्म दे दी जाती है, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following statements are about the solutions to manage urbanization? आपको पता है अर्बनाइजेशन ग्लोबली चल रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। इसका मतलब है दुनिया में शहर में रहने वाली आबादी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं, फिनोमेनन को, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए इंक्लूसिव सिटी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। इंक्लूसिव सिटी क्या होती है? ऐसी सिटी जहां पर सब लोग इंक्लूडेड हों, यूं नहीं कि अमीर गरीब ऐसे रखा जा रहा है, इंक्लूसिव सिटीज रखी जाए, राइट। इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ लैंड, ये तो दिक्कत ही नहीं हो जाएगी क्या कि सब अपने अपने जमीन, ये जमीन मेरी, ये तुम्हारी, ऐसे वैसे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इंडिविजुअल कंट्रोल की जगह शायद कलेक्टिव कंट्रोल बेहतर रहेगा। अर्बन गवर्नेंस, बिल्कुल बेहतर अर्बन गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हों हमारे पास गवर्नेंस के। लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए कि लोकल रूप से जो चाहे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली लोकल लेवल पर चीजें हैंडल करने की कैपेसिटी जरूर हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। सो 1, 3, 4, डू वी हैव एन ऑप्शन? यस वी डू। ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3, 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। Mount St. Catherine Forest Reserve is located in which country?
नाउ ये जो कंट्री है ये आपकी होगी ग्रेनाडा। ग्रेनाडा कंट्री में ये अपने पैसिफिक में इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिजर्व है। और अगेन इट्स अ डायरेक्ट मैप क्वेश्चन, आपको एक लोकेशन पूछा है। फिर एक और मैप क्वेश्चन साथ ही में ले लेते हैं। विच कंट्रीज लार्जेस्ट लेक इज एटंग सुमात्र। ये जो कंट्री है हमारी होगी हेती। हेती एक कंट्री आपको पता होगा कैरिबियन रीजन में। हेती में ये एक बहुत फेमस लेक है, दैट्स कॉल्ड एटंग सोमत्र। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मे गॉड बी विद मी। चलिए क्वेश्चन 27, विच टू कंट्रीज शेयर द लोकेशन ऑफ द एनरिक्लो प्लेंटेन गार्डन फॉल्ट जोन। तो ये एक्चुअली आपका आता है हेती और ये आता है डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। हेती सभी में ये पता ही होगा, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में ये फॉल्ट जोन है। यहाँ पर आप पाते हैं बहुत सेस्मिकली एक्टिव जोन है, अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ, वोल्केनिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। स्ट्रेटो वॉल्केनोज जो है मुख्य रूप से यहाँ प्रेजेंट होने वाले वॉल्केनोज भी आपको मिलते हैं। सो these are the three things that you learn. Okay, identify the weather phenomenon from the statements given below. It is characterized by a rapid deepening of low pressure area. रैपिड डीपनिंग ऑफ मतलब आमतौर पर देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जो वेदर फिनोमेना है लो प्रेशर, लो प्रेशर अगर हो रहा है इसका मतलब सीधा आपका साइन है कि हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन के सेंटर में हमेशा लो प्रेशर होता है। इट मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग विंटर्स इन बोथ हेमिस्फीयर, बिल्कुल ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय बोम्बोजेनेसिस। यहीं पर जिनको मतलब पता है वो समझ गए हैं। बोम्बो मीन्स बॉम्ब, एज इन नॉट दैट बॉम्ब, बट बॉम्ब एक साइक्लोन का नाम होता है। जिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब बॉम्ब का फॉर्मेशन, और लो प्रेशर है तो साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन। इसका सीधा आंसर होगा बॉम्ब साइक्लोन। राइट, 4 मेन हॉटस्पॉट्स इसके हैं दुनिया में, साउथ वेस्ट पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ अटलांटिक। ये जो बाकी टर्म्स हैं आपको इनका भी मतलब पता होना चाहिए। जैसे टॉर्नेडो होता है वैसा ये गस्टनैडो होता है, एक डस्ट स्टॉर्म होता है ये, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल घूमता है और डस्ट बहुत डस्टी रहता है, गस्टनैडो बोलते हैं इसको। मीजो साइक्लोन जो होते हैं, मीजो साइक्लोन एक मीडियम लेवल का साइक्लोन होता है। डेरेको भी एक आप पाते हैं एक टॉर्नेडो जैसा ही एक फॉर्मेशन होता है। राइट, तो ये तीनों जो हैं ये सब हालांकि स्पाइरल लो साइक्लोनिक उस प्रेशर जैसे ही दिखते हैं, बट यहाँ जो बॉम्बोजेनिक सिस्टम है इसी से आप समझ गए हैं, दिस इज रेफरिंग टू दी बॉम्ब साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following islands is not in the Pacific Ocean? All right, let's see. फिजी तो फिजी नहीं होगा तो कौन होगा, फिजी तो है ही है, राइट। फिजी आप पाते हैं भारत के भी काफी लोग वहां पर रहते हैं, भारत का कल्चर भी ओवरऑल हम पाते हैं फिजी में। देन एपो आइलैंड, एपो आइलैंड भी ठीक है, एपो आइलैंड में वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती है जनरली, ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो जिसे हम कहते हैं उसी का पार्ट है। लापामा, लापामा नहीं है, लापामा एक्चुअली आप पाते हैं जैसे हमारा ये मेडिटेरेनियन सी है, नीचे अफ्रीका है, राइट, और इस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऊपर यूरोप वगैरह। तो लापामा एक्चुअली इस रीजन में आप पाएंगे, राइट। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द पैसिफिक ओशन। ये कौन सा ओशन हो गया, दिस इज साउथ अटलांटिक ओशन, तो लापामा नहीं होगा। फ्रेजर आइलैंड तो होगा ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास फ्रेजर आइलैंड्स हैं। तो आप पाते हैं हमें क्या पूछा था, विच इज नॉट इन द पैसिफिक ओशन, लापामा इज नॉट इन द पैसिफिक ओशन, इसलिए आप पाते हैं करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से क्या हो जाएगा, लापामा, क्योंकि यही एक है जो साउथ अटलांटिक में है और पैसिफिक में नहीं है। ओके, देन वी टॉक अबाउट द 30th क्वेश्चन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स एट। पहली बात तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक थियोरी है, दिस सेज दैट द ओशन फ्लोर इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग created and constantly getting destroyed. Now इसके दो important points याद रखेंगे, इसका क्रिएशन क्या कहाँ होता है ओशन फ्लोर का, ओशन फ्लोर का क्रिएशन होता है एक जगह पे जिसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज, जहाँ पर बहुत भयानक वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, वहाँ पर नया ओशन क्रेस्ट क्रिएट होता है। और डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन होता है ट्रेंचेस में। जैसे आपने एक मरियाना ट्रेंच नाम एक फेमस सुना होगा, तो ऐसी बहुत सारी ट्रेंचेस होती हैं और ट्रेंच पे आप पाएंगे हमेशा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो बेसिकली जिस स्पीड पे ओशन फ्लोर बन रहा है उसी स्पीड पे ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में मूव करता रहता है, राइट। इसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी। अब ये थियोरी में क्या बोल रहे हैं, ये अकर कहाँ होता है,
ये आप पाएंगे आमतौर पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर अकर होता है। क्यों? क्योंकि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसलिए नीचे का लावा ऊपर आता है, राइट। और यहाँ पर ये पानी के कांटेक्ट में आते ही ये नया फ्लोर क्रिएट होता है, जैसे सी फ्लोर स्प्रेड होता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं होता दिख रहा है आपको, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एंड विद दैट यू हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस, 5 more questions to go, let's finish them। चलिए बात करते हैं 31 की। which एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार आर फ्लड प्रोन। सो बेसिकली एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के बेसिस पर हमने हर जगह को ऐसे अलग अलग जोन्स में बांटा होता है, जिसे हम एग्रो जोनिंग कहते हैं ना। होता क्या है, बिहार अगर आप राज्य आप देखें तो बिहार को हमने ये पार्ट को बोला है एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1, इसको बोला है एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2, ये है आपका 2A, ये है 2B। ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली ये आमतौर पर, क्योंकि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे फ्लडिंग होती रहती है नदन बिहार में, तो 1 and 2 जो है हमारा जोन A, दैट इज 1 and 2, इसको हम पाते हैं कि ये इसमें आता है फ्लड प्रोन जो जोन है इसमें। विच रिवर ऑफ इंडिया हैज एन इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, ऐसी नदी जो कि जैसे मान लीजिए ये साउथ ऑफ इंडिया हमारा पूरा जो पेनिनसुलर रीजन है, मान लीजिए कोई रिवर यहाँ से बहना शुरू करे और ये इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाए, या एक कोई रिवर यहाँ जाए और अरेबियन सी में गिर जाए, इन रिवर्स को हम रेगुलर ड्रेनेज कहते हैं। इनलैंड ड्रेनेज क्या है कि बहते बहते और यहीं खत्म हो जाए, मतलब ओशियन तक नदी पहुंच ना पाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। इनमें गोदावरी, तो गोदावरी तो देखी जाती है बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाकर, बे ऑफ बंगाल तो ये तो नहीं होगी। गंगा, गंगा भी आपको पता है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तापी नदी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। लूनी रिवर है, क्यों? लूनी रिवर एक्चुअली रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहां तक जाते जाते खत्म हो जाती है, क्योंकि छोटी नदी है, वाटर का ज्यादा सोर्स नहीं है, तो लूनी रिवर एक्चुअली हैज इनलैंड ड्रेनेज, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, राइट। लूनी एक राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान गुजरात में एक बहुत छोटी सी रिवर है और ये आप पाते हैं इस एरिया में बहती है और इसका इनलैंड ड्रेनेज है, इसका मतलब ये समंदर तक नहीं जाती है। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। As per census of India, an urban area with a population from 50,000 से 99,999, इसका मतलब है 1 लाख में एक कम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लास 1 टाउन, क्लास 2 टाउन, क्लास 3 टाउन, क्लास 4 टाउन। एक्चुअली भारत में हमने टाउन्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास 1 में कौन से टाउन आते हैं जिनमें आमतौर पर 1 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्लास 2 में आते हैं 50,000 से 1 लाख, क्लास 3 में आते हैं 20,000 से 50,000 और क्लास 4 में आते हैं 10,000 से 20,000। सो 10 से 20 के बीच में हुए, राइट। 10 to 20 तो क्लास 4, 20 to 50 तो क्लास 3, 50 टू ये आपका जो 999 है या 1 लाख मान लीजिए, एक बात ही है वो, और 1 लाख से ज़्यादा हुए मतलब तो वो क्या हो जाएंगे, क्लास 1 टाउन। हमें क्या बोला है 50,000, तो ये क्या हो गया, क्लास 2 टाउन। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लास बी टाउन। ये आपका जो डेमोग्राफी होती है, पॉपुलेशन रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, the ozone depleting substances are found in which of the following layer of the atmosphere। पहली बात, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करते हैं, ये O3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन की वजह से O3 का मॉलिक्यूल गेट्स स्प्लिट इनटू O2 एंड O, राइट। सो इससे हम होता क्या है, O3 धीरे धीरे स्प्लिट होने लगता है और स्प्लिटिंग ऑफ द O3 मॉलिक्यूल से क्या होता है, ओजोन लेयर जो इतना चौड़ा होना चाहिए वो क्या होता है, ग्रेजुअली उस एरिया से थिनिंग हो जाती है। अब ये थिनिंग जो है इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ओजोन एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द ultraviolet rays. Now because of these ultraviolet rays, what happens, we might get skin cancer or we might get skin rashes. That means कि जितना हमारे ओजोन जो है हमारे लिए काम करे उतना अच्छा है, और हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में कम रिलीज करें उतना अच्छा है।
ना ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वैसे तो ओरिजिनली ये लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में होते हैं, एंड फॉर दैट टू अंडरस्टैंड हमने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में बांटा है। 5 मेन लेयर हैं। पहला आता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर या जिसको आयोनोस्फियर भी कहते हैं, और फिर लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। हमारा ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटो वाला है, ठीक। स्ट्रेटो का डिप्लीशन, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो ये भी कहाँ पाए जाएंगे सब्सटेंसेस? स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फेयर। दैट मीन्स बस इतना भी पता हो अगर कि ओजोन लेयर कौन से लेयर में मिलता है तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा दैट स्ट्रेटोस्फेयर वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टेस्ट टुडे, उसके बाद छुट्टी। Question number 35. Which of the following statements are correct regarding environmental supplemental plan? Okay. एक्चुअली आप पाते हैं 2006 वर्ष में हमें ये रियलाइजेशन होती है कि हमें तो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एनवायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान लेकर आते हैं विच रेफर्स टू एन एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, बिल्कुल है, या एक्टिविटी विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, एक्चुअली ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट आप वैसे कर सकते हो विदाउट द रिक्वायरमेंट, राइट। तो बिल्कुल ये ठीक है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या है? एन एलिजिड वायलेटर ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एक EIA हमारे होता है एनवायरमेंट के ऊपर जो आपकी हरकतों का जो इम्पैक्ट है उसको असेस करने का एक टेस्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 का अगर कोई आदमी वायलेटर है, वी अग्रीज टू अंडरटेक एन एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट एज अ प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। कि मान लीजिए आपने एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपके बिजनेस ने, आपकी कंपनी ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर जो EIA नोटिफिकेशन 2006 में था उसका अगर वायलेशन आप कर दे रहे हैं तो उसको अगर ठीक करने के लिए आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लें जो कि इसमें और आपको बेहतर जो है एनवायरमेंटल असेसमेंट में आपके हेल्प कर सके, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको दिला सके, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली पुराने पाप का अगर पश्चाताप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका ये एनवायरमेंटली सप्लीमेंट्री प्लान आपके लिए बनाया गया था। ऑल्दो क्या लॉ रिक्वायर्स यू टू डू इट? नो, but if you are a violator, you are aware, you may take up a project that is environmentally actually beneficial, right? This is your alleged violator of, अगर कोई है EIA का, उसको थोड़ा सा एक अच्छा प्रोजेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इवेंचुअली इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? एनवायरमेंटली बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमें कौन सा पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट ऑप्शन पूछा है। करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट होंगे दोनों, ऑप्शन C। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द टेस्ट। I hope you had good time. You got to learn a lot of things about geography. आपने देखा इसमें क्लाइमेटोलॉजी को लेकर, जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर, पॉपुलेशन डेमोग्राफी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। आई एम श्योर आपने क्वेश्चंस, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं हैंडल कर ही लिए होंगे, और जो क्वेश्चन आप नहीं हैंडल कर पाए उसमें आपने ज़रूर सीख लिया होगा कि ये हैंडल कैसे होंगे, राइट। सो यू डेफिनेटली must have learned something on every question now. So I hope you are in a much better position to handle multiple choice questions when we talk about the subject that is geography. So keep learning, keep practicing. Jai Hind.